ठीक है, अपना अगला हेडिंग रहेगा भाई डिफाइनिंग सीपी एंड सीवी। तो ये सीपी और सीवी क्या चीज है ये याद रखना। सबसे पहले सी होता है क्या, मोलर हीट कैपेसिटी। सी का मतलब क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी। अब ये सीपी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये सीवी क्या चीज है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देख, मोलर हीट कैपेसिटी से डिफाइन करना चालू करते हैं। हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और 1 केल्विन। ठीक, एट कांस्टेंट प्रेशर है तो पूरी डेफिनेशन सेम है, लेकिन बस एट कांस्टेंट प्रेशर करेंगे। हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ गैस कितना, 1 मोल एट कांस्टेंट प्रेशर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब इसका हिंदी अनुवाद भी कर लेते हैं भाई। तुम्हारे पास 1 मोल गैस है मान लो, मतलब 22.5 लीटर, 22.4 लीटर गैस है। गैस में अपन जानते थे कि 1 मोल गैस इक्वल टू क्या होता है, 22.4 लीटर्स गैस। तुम्हारे पास इतनी गैस है, इतनी गैस का अगर तुमको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, प्रोसेस की डेफिनेशन नहीं दी है। ठीक, तो जितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा उसको क्या बोलोगे, मोलर हीट कैपेसिटी। एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा दो कि प्रेशर सेम रखेंगे और इतनी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे। मान लो पहले टेम्परेचर था 35 डिग्री सेल्सियस, तुमको 36 करना है। तो ये 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए तुमको जो हीट सप्लाई करनी पड़ी उसको तुम क्या बोले, कांस्टेंट प्रेशर पे सीपी। अगर प्रोसेस डिफाइंड नहीं है तो सी, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखें तो सीवी। ठीक, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर of 1 mole gas by 1 degree Celsius at constant वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम में तुमको अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो सीवी, कांस्टेंट प्रेशर में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है 1 मोल का तो सीपी, और प्रेशर डिफाइंड नहीं है तो सी। अब प्रेशर बोला, सॉरी, प्रोसेस डिफाइंड नहीं है तो सी। अब ये मैथमेटिकल डेफिनेशंस में आते हैं। सीवी का वैल्यू हम लोग लिखते हैं F/2R, जिसमें F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस पार्टिकल। ठीक, जैसे कि फॉर मोनो एटॉमिक अगर लिखोगे तो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी पढ़े थे, 3। तो सीवी का वैल्यू कितना हो जाता है यहाँ, 3/2R। क्या हो जाता है, 3/2R। अच्छा, अगला लिखते हैं फॉर डाई एटॉमिक। अगर लिखते फॉर डाई एटॉमिक रिजिड, यानी कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती, 5। पढ़ के आ रहे हो पीछे। 2 पार्टिकल्स हैं तो 3 डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं, एक्स वाई जेड, और 2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो सीवी का वैल्यू क्या लिखते हैं, 5/2R। ठीक, अच्छा, इसी में अगर आपके पास डायटोमिक नॉन रिजिड होता, और डायटोमिक नॉन रिजिड मतलब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है, तो कितना हो जाता है, एफ का वैल्यू 7, तो सीवी का वैल्यू क्या, 7/2R। ये फॉर्मूला याद रखना, F/2R। ठीक, अच्छा, अब इसी से सीपी का वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन इन सीपी एंड सीवी। ये आगे जाके प्रूफ अगर तुमको देखना है ना
तो आइसोबारिक प्रोसेस का जो वर्क वाला वीडियो है उसको देख लो, उसमें ये प्रूफ किया हुआ है। क्या है, Cp माइनस CV इक्वल टू क्या लिखते हैं, R। तो Cp इक्वल टू क्या हो जाता है, CV प्लस R। अब इसी को अगर वैल्यूज को यूज कर लिया जाए तो ये कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉर मोनो एटॉमिक गैस CV का वैल्यू क्या लिखते हैं, 3/2R। तो Cp का वैल्यू क्या लिखते हैं, 3/2R प्लस R। क्या आता, 3R प्लस 2R/2। तो ये कितना आता, 5R/2। ठीक, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। डायटॉमिक रिजिड के लिए लिखते हैं तो फॉर डायटॉमिक रिजिड के लिए लिखते हैं तो Cp का वैल्यू Cv प्लस R, और Cv का वैल्यू अभी निकाले 5/2R। तो क्या आया, 5/2R प्लस R। ये क्या हो गया, 5R प्लस 2R/, ये हो गया 7R/2। तो यू सी वेयर दिस इज गोइंग, कि अपने पास दो फॉर्मूले हैं। Cv का सिंपल फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 इंटू R, और Cp का वैल्यू क्या है, R प्लस Cv। पहले Cv निकालो और वहां से क्या निकाल लो, Cp। ठीक, ये हो गया Cv और Cp का वैल्यू इंडिविजुअली डिफाइन करने का तरीका। ठीक, एक और फॉर्मूला बता रहे, Cv का एक फॉर्मूला और याद रखना, R अपॉन गामा माइनस 1। क्या, R अपॉन गामा माइनस 1। अब बोलोगे ये गामा क्या चीज आ गई, तो गामा को हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक रेशियो। क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक रेशियो। इसका वैल्यू क्या होता है, Cp/Cv। क्या होता है, Cp/Cv। ठीक, तो ये गामा का वैल्यू है। अच्छा, ये अलग अलग गैसेस के लिए भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसे कि अभी तुमने मोनो एटॉमिक के लिए निकाला। एग्जाम्पल, फॉर मोनो एटॉमिक गैस Cv का वैल्यू क्या लिखे, 3/2R, जबकि Cp का वैल्यू क्या निकाले, 5/2R। पॉज करके लिखे होगे तो ध्यान रहेगा। गामा का वैल्यू क्या लिखते, Cp/Cv। तो 5/2R डिवाइडेड बाय 3/2R। R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो गामा का वैल्यू क्या आया, 5/3। ठीक, ऐसे ही डायटोमिक के लिए भी निकाल सकते थे। ठीक, अच्छा यहाँ से वेरीफाई करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। Cv का वैल्यू क्या लिखोगे, R अपॉन गामा माइनस 1। तो गामा का वैल्यू क्या, 5/3 - 1। ये कब यूज करना है, जब गामा दिया और Cv पूछा हो। तो R अपॉन 5 - 3/3, 3 ऊपर चले गए। तो Cv का वैल्यू क्या आया, 3/2R, 3/2। ठीक, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये याद रखना, होपफुली समझ में आया होगा, Cv और Cp। ठीक, अब बात करते हैं इनके यूजेस की। यूज ऑफ Cp, Cv, C, ये सब का यूज क्या है। ठीक, इनका यूज है हीट लिखने में। यूसेज ऑफ C, Cp, Cv। अगर प्रोसेस डिफाइंड नहीं है, इफ प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड, प्रोसेस अगर डिफाइंड नहीं है तो हीट का वैल्यू लिखोगे NC डेल्टा टी। देख C क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो अगर 1 मोल की जगह n मोल होता तो क्या हो जाता, NC। 1 डिग्री बढ़ाने के लिए NC चाहिए था, तो T डिग्री बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, NC डेल्टा T। ये क्या है, फॉर 1 मोल 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये दोनों मिला क्या हो गया, n मोल 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। ठीक, और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, n मोल डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। समझ में आया? तो Q का फॉर्मूला क्या बना, NC डेल्टा टी। और Q क्या है, हीट गिवन टू द सिस्टम। ठीक, अच्छा इसी की जगह अगर इफ प्रोसेस इज आइसोबारिक, प्रोसेस कैसा रहे, आइसोबारिक, तो Q का वैल्यू क्या लिखोगे, C बदल जाएगा किससे,
सी बदल जाएगा किससे, सीपी से, कांस्टेंट प्रेशर हो गया। आइसोबारिक कंडीशन मतलब क्या, प्रेशर ऑफ गैस इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है तो सी सीपी से बदल गया, तो सी सीपी से बदल गया एन सीपी डेल्टा टी। ठीक, इफ प्रोसेस इज आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए सी किससे बदल जाता, सीवी से। आइसोकोरिक मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट, तो Q का वैल्यू क्या लिखते, एन सीवी डेल्टा टी। ये याद रखना, ये हो गया इनका एप्लीकेशन। अच्छा, यहां से अगर चाहो तो तुम एक चीज और डिफाइन कर सकते हो, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स। अच्छा, तुम याद रखना, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स कैन नॉट बी मेजर्ड, एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स इज नॉट मेजर्ड, या फिर कैन नॉट बी मेजर्ड, rather we measure change in internal energy, we measure change in internal energy of gas particles। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इंटरनल एनर्जी ऑफ gas particles is dependent on temperature, is dependent on temperature only, temperature only। और हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा यू से, और डेल्टा यू का वैल्यू क्या होगा, ये ऐसे गाने जैसे याद रखना, एन सी वी डेल्टा टी। जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस देखे ना, क्यू का वैल्यू ये उसी के लिए, आगे जाके आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ोगे ना, तुमको समझ में आएगा ऐसा क्यों लिखा। तो इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या याद रखना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी एन सी वी डेल्टा टी, ऐसे संगीत नुमा स्वर में याद रखना तो याद रहेगा। ठीक, फॉर एनी प्रोसेस, ये भी याद रखना, फॉर एनी प्रोसेस कोई भी हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या रहेगा, एन सी वी डेल्टा टी, इंटरनल एनर्जी फन टाइम। ठीक, और सीवी का एक दो फॉर्मूले याद किए, क्या, एफ बाय टू आर, तो एन एफ बाय टू आर डेल्टा टी। तो एक फॉर्मूला और याद रखना चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए, नफरत बाय टू। क्या फॉर्मूला याद रखना, नफरत बाय टू। ठीक है, एन एफ आर डेल्टा टी बाय टू। ठीक, तो ये हमने कुछ चीजें डिफाइन कर ली, जैसे हीट डिफाइन कर लिया, इंटरनल एनर्जी डिफाइन कर लिया किसी गैस के लिए, तो एक चीज और बच गया, उसको भी लिख ही देते हैं, वर्क डन बाय गैस पार्टिकल। देखो, जैसे तुम्हारे पास एक टंकी के अंदर भरी है गैस, ये एक मूवेबल पिस्टन है, गैस प्रेशर लगाती है बाहर जाने के लिए, इसी ठीक है, तो गैस प्रेशर लगाती है बाहर जाने के लिए, तो बाहर फोर्स लगा, इस जो पिस्टन का एरिया है वो क्या है, ए, तो प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, तो अगर फोर्स की डेफिनेशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया। क्या लिख सकते हैं, फोर्स को प्रेशर इनटू एरिया। लेट्स से पिस्टन को हमने डिस्प्लेस किया dx डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेस किया, dx डिस्टेंस, तो वर्क डन का वैल्यू क्या लिखता, एफ डॉट dx, एफ का वैल्यू क्या लिखते, पी ए, तो पी ए इंटू डी एक्स। मैं यहाँ हंसना नहीं चाहता, डी डब्ल्यू इक्वल टू पडाक्स। ठीक, पी ए डी एक्स। अब ए इंटू डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, डी डब्ल्यू इक्वल टू, याद करो, एरिया इंटू लेंथ,
ये क्या हो गया, वॉल्यूम, क्या हो गया, वॉल्यूम। तो एरिया इनटू स्मॉल लेंथ इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल वॉल्यूम, डीवी, सॉरी डी वी। स्मॉल चेंज इन लेंथ, ये हो गया स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो पी डी, ये फॉर्मूला याद रखना वर्क डन के लिए, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी। अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या लिख सकते हो, W इक्वल टू पी वी। या अलग अलग प्रोसेस पर डिपेंड करता है, इन जनरल याद रखना पी डी वी। ठीक, तो ये V1 से V2, यहाँ वर्क का जनरल वैल्यू आता है PV2 माइनस V1। अच्छा, ये हर प्रोसेस के लिए ट्रू नहीं, नॉट ट्रू फॉर ऑल प्रोसेस, इसीलिए सब प्रोसेस के लिए अलग अलग वर्क डन का आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन बना रखा है, वो देखना है। ठीक है, तो इन जनरल ये याद रख सकते हो डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी, लेकिन ये याद मत रखना W इक्वल टू पी डेल्टा वी, ये विशेष फॉर्मूला है किसके लिए, वर्क डन, लेकिन अप्रोच यही रहेगा। ठीक है, वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रेशर को मैंने कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लिया और सिर्फ इंटीग्रेशन किसका किया, वॉल्यूम का। ठीक, यहाँ पे ये क्यों हुआ, अज्यूम्ड प्रेशर टू बी कांस्टेंट, इसलिए हो पाया। ठीक, बाकी ये जनरल फॉर्मूला है पी डी वी। ठीक, तो ये आप ध्यान रखें। और अगर ये पर्टिकुलर आप आइसोबारिक प्रोसेस के लिए बात करें तो पी डेल्टा वी को और क्या लिख सकते हैं, एन आर डेल्टा। ठीक, तो ये हो गया आपका केस किसके लिए, तीन चीजें डिफाइन की हमने, पहले सी से शुरू किया, सी, सीवी, सीपी, उसके बाद हीट डिफाइन किया, इंटरनल एनर्जी डिफाइन किया, और क्या डिफाइन किया, वर्क डन। होपफुली इतना आपको याद रहेगा। अगर याद रहेगा तो अगला वीडियो जिसमें अपन लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।